नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया के घटक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि संप्रेषण प्रक्रिया क्या है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। आज हम लोग संप्रेषण प्रक्रिया के घटकों की बात करते हैं। अगर हम घटक की बात करें तो एक संप्रेषण प्रक्रिया में कुछ प्रमुख घटक होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, संप्रेषण संदर्भ, सोर्स स्रोत, मैसेज संदेश, चैनल माध्यम, सिंबल प्रतीक, एनकोडिंग डिकोडिंग, रिसीवर संदेश प्राप्तकर्ता एवं फीडबैक पृष्ठपोषण। अर्थात एक संप्रेषण की प्रक्रिया इन सब कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो इन 9 कंपोनेंट से मिलकर ही बनता है। अब हम एक एक करके सभी कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट अर्थात संप्रेषण संदर्भ। ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो संप्रेषण संदर्भ में मुख्यतः 4 कॉन्टेक्स्ट आते हैं। पहला है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट अथवा भौतिक संदर्भ, दूसरा है सोशल कॉन्टेक्स्ट अथवा सामाजिक संदर्भ, तीसरा है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अथवा मनोवैज्ञानिक संदर्भ, और चौथा है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, कहा जाए तो समय संदर्भ। भौतिक संदर्भ यानी कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण जब भी होता है उस किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा। यानी कि एक भौतिक संदर्भ जैसे विद्यालय हो गया, शिक्षण कक्ष हो गया, वो एक फिजिकल होगा कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसको। वो सोशल कॉन्टेक्स्ट सामाजिक संदर्भ क्या होगा, जैसे कक्षा का वातावरण हो गया। आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। हमने बात किया था जब पढ़ रहे थे हम कि वातावरण क्या होता है, परिवेश क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है। तो जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं, जो विद्यालय का वातावरण है, जो कक्षा का वातावरण है, वो आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में या सामाजिक संदर्भ में। मनोवैज्ञानिक संदर्भ यानी कि जो संप्रेषण हो रहा है वो औपचारिक है अनौपचारिक है, क्या है वो। एक कक्षा में जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो वो अनौपचारिक रूप से बात करते हैं वो, लेकिन जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने आता है, जब संप्रेषण करता है तो वो औपचारिक रूप से करता है वो, तो वो कहलाता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ या साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। और एक है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, समय संदर्भ, यानी कि जो संप्रेषण हो रहा है वो समय किस समय, दिन का समय है, समय की अवधि क्या है। भाई हम क्लास ले रहे हैं, समय का है, सुबह की क्लास है या लंच के बाद की क्लास है या 40 मिनट्स का है, या हम ऐसे ही इनफॉर्मली 1 घंटे 2 घंटे बात कर रहे हैं वो। तो वो ये सब चारों मिला के इसको हम कहते हैं संप्रेषण संदर्भ, कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होता है वो। ये जो कॉन्टेक्स्ट हैं, ये संदर्भ है, ज़रूर होते हैं वो। कोई भी संप्रेषण ले लीजिए, वो चाहे वो विद्यालय में हो ले लीजिए, चाहे वो घर पर कर ले लीजिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ ले लीजिए, सब में एक भौतिक संदर्भ होगा, एक सामाजिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा और समय होगा, सब में होगा, ये सम्मिलित होगा ये।
तो पहला कंपोनेंट यही है, आप कहता है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, जिसमें से मुख्यतः ये 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कंपोनेंट है, स्रोत यानी कि सोर्स जिसको इंग्लिश में कहें। अ पर्सन और इवेंट which provides verbal or non-verbal cues to which someone can respond. When the source is person, it is also called a sender. यानी कि स्रोत क्या है? व्यक्ति या शिक्षक अथवा घटना जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं, स्रोत कहलाते हैं। जब यह स्रोत व्यक्ति होता है तो इसे संदेश भेजने वाले कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस में स्रोत होता है, कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए एक स्रोत का होना आवश्यक है। वो स्रोत कोई व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है जो शाब्दिक या अशाब्दिक रूप में अपनी बातों को कहते हैं। यानी कि संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि एक स्रोत होगा। वो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति होगा, वो कोई घटना भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है। कह रहा है कि जब वो व्यक्ति होता है तो उसे हम कहते हैं सेंडर या संदेश भेजने वाला। तो दूसरा ये हो गया स्रोत, दूसरा कंपोनेंट आपका कम्युनिकेशन का स्रोत हो गया। तीसरा जो कंपोनेंट है मैसेज, संदेश। संदेश क्या है? अ सेट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज सेंट बाय अ सोर्स। क्यूज इंक्लूड वर्ड्स, फिगर, गेस्चर, मूवमेंट एटसेट्रा। संदेश एक उद्दीपक होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। संदेश शाब्दिक, चित्र, मुख मुद्रा इत्यादि के रूप में हो सकता है। यानी कि जो स्रोत होता है वो उसके पास एक संदेश होता है, वो संदेश देता है। वो संदेश क्या है? वो कह रहा है कि जो भी स्रोत होता है, जो भी भेजने वाला होता है, वो अपने संदेश को विभिन्न माध्यमों से दे सकता है। वो शाब्दिक दे सकता है, वो चित्र के द्वारा बता सकता है, वो अपने हाव भाव से बता सकता है, वो पोस्टर या चार्ट दिखा सकता है। यानी कि संदेश को जो स्रोत है, जो भेजने वाला है, वो विभिन्न माध्यमों से कर सकता है, बता सकता है। तो वो होता है संदेश। यानी कि जो स्रोत है, जो सेंडर, जो भेजने वाला, जो प्रेषित करता है, जो हम सेंडर को इंग्लिश में कहते हैं भेजने वाला, जो प्रेषित करता है, वो जो कहता है भाई, उसी को हम संदेश कहते हैं। फिर आते हैं हम चैनल। संदेश के बाद माध्यम होता है। माध्यम क्या है? अ चैनल इज द मीन्स यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। संप्रेषण के माध्यम का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश स्रोत से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है। अर्थात साधन, हमने पिछले वीडियो में जब कम्युनिकेशन प्रोसेस को डायग्राम के माध्यम से दिखाया था, तो वहाँ तो हमने बताया था कि क्या होता है कि एक माध्यम होता है। संदेश जो स्रोत होता है, जो संदेश भेजता है, उसके लिए एक माध्यम होने आवश्यक है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो माध्यम रेडियो हो सकता है, वो माध्यम ऑडियो हो सकता है, वो माध्यम न्यूज़पेपर हो सकते हैं, वो माध्यम पत्र हो सकता है, वो माध्यम पुस्तक हो सकती है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। माध्यम का केवल काम यही है कि जो भी भेजने वाला है या स्रोत है, उसकी बात को, उसके मैसेज को वो पहुंचाए सेंडर तक।
तो वो माध्यम है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है वो। अब हम आते हैं सिंबल, प्रतीक। प्रतीक क्या है? अ सिंबल इज समथिंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्ड्स आर सिंबल्स। कह रहे हैं महोदय कि प्रतीक वे हैं जो किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संकेत शाब्दिक अथवा अशाब्दिक भी हो सकते हैं। शब्द स्वयं में प्रतीक होते हैं। अब आप कहें कि क्या है सिंबल? एक परिभाषा तो इन्होंने दिया है, कुमार और कुशिष्ट महोदय ने। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो जो संदेश भेजने वाला है, जो सेंडर है, जो सोर्स है, वो जो संदेश बनाता है उसके लिए उसको प्रतीक या सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि वर्ड भी एक क्या है, एक सिंबल है। यानी कि अगर हम शिक्षक है, वो कुछ लिखता है, वो कुछ कहता है, तो क्या हो गया? वो सिंबल हो गया वो। तो इसलिए ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं वो। तो संकेतों को मिलाकर ही हम क्या करते हैं? हम एक संदेश बनाते हैं, मैसेज बनाते हैं, जो सेंडर होता है वो। तो वही संकेत है, वही प्रतीक है, वही सिंबल है कि जो शाब्दिक अथवा अशाब्दिक होते हैं, जिसके माध्यम से संदेश को तैयार किया जाता है। एक घटक ये हो गया संदेश। अब हम बात करते हैं अगले घटक की, एनकोडिंग। क्या है एनकोडिंग? एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस द आइडिया और फीलिंग्स, सेफरिंग अ मैसेज। एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एनकोडिंग क्या है? अब जो स्रोत है या जो भेजने वाला है, वो क्या करता है कि अपने मैसेज को इनकोड करता है। यानी कि अपने मैसेज को इस प्रकार से बनाता है कि जो उसका जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, जो प्राप्त करने वाला है, उसको वो समझ सके। तो वो हो गया एनकोडिंग। जैसे उदाहरण लें, अगर आप लोग हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं, अगर मैं आपको वीडियो चाइनीज़ में बनाकर या फ्रेंच भाषा में बनाकर आप तक भेजूं तो आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो श्रोता है उस तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी जो हम सेंडर भेजना चाहता है। यानी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। फिर वो कम्युनिकेशन प्रोसेस टूट जाएगा वो। अगर मैं आपको चाइनीज़ में रिकॉर्ड करके ये बात भेज रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा। मैं कक्षा में जाऊँ, वहाँ सारे बच्चे जो ग्रामीण एरिया से हैं, जो मान कर चले कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर मैं जाकर वहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करने लगूँ तो केवल वन में हो जाएगा। यानी शिक्षक ही बोलेगा, बच्चे बैठे रहेंगे, वो कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा वो। तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ। क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है? इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो वो वही करा एनकोडिंग, कि इनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक हमने बात किया था पिछले, अभी जो घटक है वो क्या है? सिंबल। वह सिंबल वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो हम जब उन प्रतीकों का प्रयोग करके जब हम कोई अपने मैसेज तैयार करता है, सेंडर जब मैसेज बनाता है वो, तो वो कहलाता है एनकोडिंग। यानी कि जिस भाषा में जिस तरीके से आपका श्रोता सुन सके उसमें अगर आप तैयार करते हैं तो वो एनकोडिंग हो गया। जैसे अगर मैं केवल आप लोगों को पीपीटी बनाकर भेज दूं तो हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे जो हमारे हैं वो
नहीं समझ पाएंगे, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो श्रोता है, जो हमारा रिसीवर है, वो कैसा है, उसके अनुसार हम अपने मैसेज को इनकोड करते हैं, यानी कि बनाते हैं। और वो इनकोड करने के लिए उन्हीं सिंबल्स का प्रयोग करते हैं जो वो बच्चे समझ सकें, वो रिसीवर संदेश प्राप्त करता समझ सके। अगर आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा को पत्र लिखते हैं, खैर अब तो पत्र लिखने का समय नहीं हो गया, आप पत्र लिखते हैं, जानते हैं कि वो गांव में रहते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख कर भेजेंगे तो उनके लिए क्या होगा, वो नहीं समझ पाएंगे। तो आपने तो संदेश भेजा लेकिन वहाँ पे वो समझ नहीं पाएंगे। तो वही कह रहे हैं एनकोडिंग, यानी कि जब हम अपने जब जो संदेश भेजने वाला या जो स्रोत होता है वो अपने मैसेज को, अपने संदेश को जब बनाता है विभिन्न प्रतीकों या संकेतों को प्रयोग करते हुए, तो वो कहलाता है एनकोडिंग। अब इसका अगला घटक है डिकोडिंग। ये क्या है डिकोडिंग? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर deciphers the symbols conveyed by the source। डिकोडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त प्रतीकों का कूटानुवाद कर संदेश ग्रहण करता है। डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या हो गया? जो मैसेज भेजने वाला था, जो सेंडर था। और डिकोडिंग क्या हो गया? जो रिसीव करने वाला, यानी कि वो भी वही प्रक्रिया अपनाएगा। वो डिकोडिंग में क्या करेगा कि वो जो मैसेज उसके पास आया उसको समझेगा, उन प्रतीकों को, उन सिंबल को वो समझेगा। उसको हम कहते हैं कि डिकोड करना, कूटानुवाद करना, और उसको समझ कर संदेश ग्रहण करेगा। यानी कि मैं बच्चों आपसे अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हाँ, आप हिंदी जानते हैं तो समझ कर उसको समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। या अगर मैं दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अगर मैं कक्षा में जा रहा हूँ, उन्हें मैं ब्रेल में लिख के कुछ सामग्री दे रहा हूँ, प्रिंट में अगर मैं उनको दे दिया तो कुछ हुआ नहीं, उनके लिए फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ब्रेल में दे रहा हूँ, हो सकता है कि साइटेड बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या दे रहे हैं, वो उससे लगेगा ये डॉट डॉट कुछ है वो, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चा है उस मैसेज को डिकोड करेगा वो, यानी उसको पता है, वो ब्रेल जानता है वो, तो क्या कर लेगा, उसको डिकोड कर लेगा, यानी उसको पढ़ सकतेगा वो 6 बिंदु की जो डॉट है वो हो सकता है कि अन्य लोग ना पढ़ पाएँ, लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चा वो पढ़ सकता है वो, तो वो पढ़ लेगा, तो उसी को कहते हैं डिकोडिंग। यानी जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको वो कूटानुवाद कर रहा है, डिकोड कर रहा है, यानी जो कोडिंग बनाकर सेंडर ने जो इनकोडिंग किया था, रिसीवर उसको डिकोड कर रहा है वो, और जब वो डिकोड कर लेता है तो आप उसको समझ जाता है वो। जिससे बहुत सारे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि हाँ, कुछ इस तरह का लिखा मिल जाता है कि वो समझ नहीं पता क्या है, क्या इसका मतलब क्या है वो, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट से मिलते हैं, बात करते हैं क्या इसका मतलब क्या हो सकता है वो, अच्छा हाँ सर इसका मतलब ये हो सकता है। डिकोडिंग, वो डिकोड कर लिया, वो सिंबल मेरा डिकोड कर लिया। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि एक ऋतिक रोशन की एक मूवी थी कोई मिल गया, तो आपने देखा होगा कि वो जब आसमान से जो एलियन से वो कांटेक्ट करना चाह रहा है तो कहता है ना कि हाँ मैसेज मैं भेज रहा हूँ, तो मैसेज करता है, फिर वो डिकोड करता है, वो मैसेज उसको एलियन पढ़ लेते हैं वो, और फिर उसको रिप्लाई करते हैं वो, तो वो हम लोगों को बस ओम इस तरह से आवाज़ लगती है वो, लेकिन वो उस तरह से प्रोग्रामिंग बनाई गई होती है कि वो उसको सुन लेते हैं और रिप्लाई करते हैं वो। तो वही हो गया इनकोडिंग और डिकोडिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो सही घटना है, वो एक फिल्म है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इनकोडिंग यानी कि वैसे हम बनाते हैं जो उसको रिसीव करता, उसको डिकोड कर ले, समझ सके वो। एक ब्रेल पेज पे लिखा हुआ हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आए कि क्या ये डॉट डॉट बना हुआ है, लेकिन वो एक दृष्टिबाधित बच्चा या जिसको ब्रेल आता है उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है, वो पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ क्या हमने सर ने क्या हमें लिखा हुआ है। तो वो हो गया है डिकोडिंग। अब आता है रिसीवर, संदेश प्राप्त करता। रिसीवर क्या है वो? अ पर्सन हु इंटरप्ट और रिसीव
द मैसेज, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि एक, जानते हैं हम लोगों ने जब वो प्रोसेस पढ़ा था, वो जब हम देखा था कि वो सर्कल हमेशा चलता रहता है कम्युनिकेशन का, तो रिसीवर एक सेंडर होता है मुख्य रूप से और रिसीवर होता है, उनके बीच में ये प्रक्रिया चलती हो, चाहे इनकोडिंग हो, डिकोडिंग हो, मैसेज हो, सिंबल हो, वो उनके बीच में वो चलता रहता है, वो स्टेप्स हैं वो। लेकिन होता तो मुख्यतः क्या वही है वो। अगर हम आम आदमी के शब्दों में बात करें तो एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है वो। तो रिसीवर वही है वो जो सुन रहा है, जो ग्रहण कर रहा है वो। तो वही कह रहा है कि संदेश प्राप्त करता वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है वो, यानी कि जो सूचना को, जो संदेश को, जो मैसेज को जो रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर। और आखिरी जो आता है वो आता है फीडबैक, पृष्ठपोषण। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का आखिरी जो कंपोनेंट है वो यही है। फीडबैक क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर गिव्स टू सेंडर एज ए रिजल्ट ऑफ सेंडर मैसेज। यह वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। यानी कि फीडबैक कक्षा में होते हैं, अब जब टीचर बताता है तो बच्चे समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ नहीं सर मैं समझ गया, अथवा पूछते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो वो क्या को वो फीडबैक हो गया वो। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये फीडबैक का जो ये लूप है ये बहुत ज़रूरी है। ये फीडबैक होगा तभी वो समझ पाएगा वो। हाँ कि हमारा जो मैंने अपना मैसेज को इनकोड करके भेजा था, क्या उसको वो बच्चे डिकोड कर पाए कि नहीं कर पाए हो, डिकोडिंग हो गई नहीं कि नहीं हुई है। हम कहते हैं ना कक्षा में वैसे मजाक में कि हाँ बाउंसर तो नहीं जा रहा है, यानी कि वो डिकोड, तो ऐसा तो नहीं कि डिकोड ही नहीं कर पा रहे हूँ। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को तो बातें पहुँच नहीं पा रही हैं, तो बातें पहुँच नहीं पा रही हैं तो या तो मेरी जो मैसेज मैंने इनकोड किया है, जो सिंबल यूज किया है वो या तो बहुत कठिन है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो, अथवा बच्चे इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं वो। तो अगर डिकोड नहीं कर पाएंगे फिर वो फीडबैक नहीं मिलेगा, पृष्ठपोषण नहीं होगा वो रिस्पांस नहीं मिलेगा वो। अगर वो रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्रक्रिया जो लूप है वो टूट जाएगा। तो वही वो है आपका फीडबैक। तो ये भी ज़रूरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि फीडबैक प्राप्त होता चाहिए, फीडबैक या रिस्पांस देता रहे जो श्रोता है, जो सुनने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ रहने देते हैं वो। मैं एक बार रिकैप करता हूँ क्या पढ़ा हम लोगों ने आज। आज हम लोगों ने बात की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो कंपोनेंट क्या है वो, हमने कुछ कंपोनेंटों की बात की, खासतौर से 9 कंपोनेंट की हमने यहाँ पे बात की, जिसमें से पहला कंपोनेंट था कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, संप्रेषण संदर्भ। यानी कि जब भी कम्युनिकेशन होता है उसका कोई एक कंटेक्स्ट होता है, एक संदर्भ होता है, बिना कंटेक्स्ट के कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। दूसरा कंपोनेंट था संदेश भेजने वाला या स्रोत, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए एक स्रोत, एक सेंडर जरूर होता है। वो सेंडर एक मैसेज बनाता है, वो उसके पास एक मैसेज होता है कहने के लिए, और वो मैसेज बनता है किससे? विभिन्न सिंबल का प्रयोग करके। तो सिंबल क्या है? वो सिंबल शाब्दिक अशाब्दिक कुछ भी हो सकते हैं। शब्द जो है, जो हम बोलते हैं, जो शब्द है वो सब में एक सिंबल है वो। तो इसलिए कह रहा है कि सिंबल जो हैं, संकेत जो हैं, वो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। तो जो सेंडर होता है वो इन्हीं सिंबल का प्रयोग करते हुए एक संदेश बनाता है, उसी प्रक्रिया को हम एनकोडिंग कहते हैं वो। और इस सिंबल को भेजने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो माध्यम वर्बल हो सकता है, वो माध्यम रेडियो के द्वारा हो सकता है, ऑडियो के द्वारा हो सकता है, ये रिकॉर्ड करके जैसे मैं भेज रहा हूँ वो एक माध्यम हो सकता है।
और जब वो भेजता है तो जो रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, संदेश प्राप्तकर्ता होता है, वो उस मैसेज को डिकोड करता है, वो यानी उन प्रतीकों को समझता है वो, कि जो सेंडर ने जो प्रतीक बनाकर इनकोडिंग किया हुआ है उसको वो डिकोड करता है, समझता है वो। जब समझता है तो वही संदेश को वो समझकर उसका रिस्पांस करता है, उत्तर देता है, तो वो उसको हम कहते हैं फीडबैक, पृष्ठपोषण। तो आज हम लोगों ने इसी कंपोनेंट के बात किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इतना रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच।